In previous topic, we are discussing about the linear charge density, but in the next one is the surface charge density. What is surface charge density? Basically, what is the charge? जो भी चार्ज बॉडी को देते हैं तो वो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो भी चार्ज देंगे बॉडी को वो उसकी सरफेस पे जाएगा, दैट्स यूनिफॉर्मली, वो भी बराबर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म। तो डिपेंड्स करता है कि हमारे पास सरफेस कैसी है। अगर स्फेरिकल सरफेस है तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि what this is looking at here at the figure कि what the charge plus q is given to the spherical body like the ball। जैसे कोई आपके पास बॉल है, और बॉल को अगर चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे जा रहा है इनफैक्ट, तो ये सरफेस पे इसकी जा रहा है। तो और जैसे नेक्स्ट फिगर्स में आप देखते हैं यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल बॉडी लेते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी में चार्ज आप देते हैं तो वो भी उसकी सरफेस पे जाता हुआ आपको दिख रहा है इनफैक्ट। अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये है कि व्हाट द चार्ज गिवन टू द बॉडी इफ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है तो इनफैक्ट इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं हम लोग। और उसे कैसे नोट करेंगे तो दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पर एरिया आ जाएगा, वहां पर लेंथ था तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, नेक्स्ट केस में वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर केस अपना सरफेस का चल रहा है, इसमें हमने एरिया से डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, तो क्यू अपॉन एरिया यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और वहां पर था, यहाँ पे हम इसे आप कह सकते हैं कि दैट इज इसमें आप एक सरफेस का चार्ज, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया या एक सरफेस का चार्ज। ये बताने से अच्छा रहता है कि आपको एक का पता चल गया, अगर जितनी सरफेस का चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक सरफेस का लिखा हुआ है। तो बेसिकली देखिए मैंने इसे डिफाइन किया है कि अगर ये सरफेस लेकर के चलेंगे तो इस सरफेस में जो चार्ज आएगा वो चार्ज तो आपने क्यों दिया हुआ है, बट इसका जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट्स डिपेंड्स ऑन द, ये डिपेंड्स करेगा कि आपका जो सरफेस है वो कैसा है। अभी मैंने स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने 4 पाई r से देखिए इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी। एंड सेकंड वन बॉडी, व्हाट इज द चार्ज q is given to the spherical to cylindrical body। okay, the charge q is given, it is distributed towards the curved surface area which is 2 pi rl। so that's why we have just divided q by the 2 pi rl। this is the surface area, curved surface area, okay, because charge is just distributed over its curved surface area। sigma is equal to this much। again we have a relation, हम इसमें क्या करेंगे, एक रिलेशन पोटेंशियल्स के साथ में इसको ब्रेक कर दें। देखिए किसी बॉडी को, जैसे मैंने स्फेरिकल बॉडी का केस लिया, स्फेरिकल बॉडी में जब आप इसे चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जब इसे देंगे तो इस बॉडी में इसका पोटेंशियल्स क्या होगा, देखिए पोटेंशियल्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय द r, ये इस बॉडी का पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल्स और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए मैंने इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय द r लिख दिया, फिर r से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए फिर फाइनली मैंने 4 पाई को एक साथ रख लिया, r और r को r स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इतने पार्ट्स को यूज करते हुए इसे हम सिग्मा कह सकते हैं। ये वही पार्ट है जो मैंने इस ब्रैकेट्स में यूज किया था, इस सराउंडिंग पार्ट्स में जो यूज किया था वही पार्ट है, इसका रिप्लेसमेंट मैंने सिग्मा से कर दिया, r ऊपर से यूज किया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। तो पोटेंशियल्स और सिग्मा के बीच में रिलेशंस फाइंड हो जाता है। हम इसे फिर से लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू द v इनटू द एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय द r, ये चीज आ रही है। तो इनफैक्ट सिग्मा अगर पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया जाए तो सिग्मा और r के बीच में इनवर्स रिलेशन चलता है। अगर हम सपोज दैट इफ सिचुएशंस ऐसी आती है कि इफ v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो दैट सिचुएशंस में हम ये कहते हैं कि सिग्मा प्रोपोर्शनल्स टू 1 बाय r, ये चीज आ रही है। अगर v को कांस्टेंट कर दिया जाए तो सिग्मा प्रोपोर्शनल्स टू 1 बाय r हो जाएगा। तो रेडियस बड़ी,
अगर पोटेंशियल्स कांस्टेंट करते हैं तब की सिचुएशंस में। एक एग्जांपल हम लोग इस पे और एक नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल, सो यू कैन तो फाइंड द we come at the next example, that is second example, that one we consider two spheres. यहाँ पे दो spheres को लेते हैं. Looking at the board, this is first sphere and this one is a second spherical conducting body. Charge plus q is given. Charge plus q is given. Two spherical conducting bodies having radius r1 and r2 given the same charge q and q. As the two conducting bodies are connected with a wire. When the two conducting bodies connected with a wire, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कंडक्टिंग बॉडीज को मैं वायर से कनेक्ट करूंगा तो इसमें चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज का फ्लो कैसे चलेगा? इस स्मॉलर बॉडी से इस बिगर बॉडी की तरफ। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। तो चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा और इस बॉडी की तरफ मूव करेगा, और जब तक करेगा, जैसे कि वाटर का एग्जांपल आपको बताया था कि वाटर हाई हाइट से लोअर हाइट्स की तरफ फ्लो करता है, और जब तक बहता है जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। सेम वे यहाँ पर भी चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर चार्ज तब तक फ्लो करेगा फ्रॉम स्मॉलर बॉडी टू द बिगर बॉडी, तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कॉमन पोटेंशियल्स पर नहीं आ जाते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर चार्ज फ्लोज अप टू द सिचुएशंस, चार्ज फ्लोज up to the situations till both the bodies come at the common potential, till both the bodies come at the common potential, come at common potential. तो ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कॉमन पोटेंशियल्स पर नहीं आ जाते हैं। तो देखिए मैंने कॉमन पोटेंशियल्स आपको दिखाया है यहाँ पर, जबकि इनकी रेडियस अलग है, चार्ज सेम दिया गया था, लेकिन चार्ज का फ्लो होने की वजह से अब इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो दैट इज इसमें कोई नया चार्ज आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि ये Q1 चार्ज है और दैट इज Q2 चार्ज है। क्यों? क्योंकि चार्ज का तो फ्लो हो गया है, और तब तक फ्लो करेगा charge flows up to the situations till both the bodies come at the common potentials. इन दोनों के पोटेंशियल्स कांस्टेंट हो गए हैं। You should have to remember, ये आपको याद रखना होगा कि इन दोनों के पोटेंशियल्स जो है वो कांस्टेंट हो गए इस समय, बट चार्जेस देखिए डिफरेंट आ गए इसमें, Q1 और Q2 चार्जेस में प्रोड्यूस हो गए। वेल, तो आपकी सिचुएशंस में मुझे इसमें ये फाइंड करना है कि देखिए मैंने फिर से एक बार पोटेंशियल्स के फॉर्मूले को मैनेज किया कि पोटेंशियल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय द r, बट मैंने r से और r से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है ना। तो देखिए फाइनली मैंने इसे 1/q/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई r स्क्वायर में मैनेज किया इसको, और r/एप्सिलॉन नॉट में मैनेज कर दिया। आप इसे क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी कहते हैं। दिस वन इज द चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी है, ये r हो गया, और ये आपको एप्सिलॉन नॉट। फाइनली एज द v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस सिचुएशंस में जो मेरे पास में यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम में मैंने फाइंड किया हुआ है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट पुटिंग हियर द v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फाइनली we establish that sigma and r is equals to constant and sigma proportions to 1 by r। इससे ये फाइंड हो जाता है। So we can say that sigma 1 upon sigma 2 is equals to the ratios of their charge densities is the ratio of inverse of their radius. So that is sigma 1 upon sigma 2 is equals to the r2 upon r1. So you can easily handle the problems if like that, yes, such type of the problem asked to you in examinations, you can easily tackle the problems, okay, by this concept. Again we come to the next concept of the electrical field.
इनमें चार्ज डेंसिटीज क्या होगी आपको इस रेशियो में पता चल गई. वी कम एट द नेक्स्ट सिचुएशन. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड सराउंडिंग ऑफ इट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन सराउंडिंग ऑफ इट. तो वी आर जस्ट गेटिंग इट हियर. अगेन rearrange the formula. As we know the electrical field 1/4 pi q by r square. Rearrange the formula like this. We are just getting and reach at this point. E is equals to v by r. Then as we know that v is equals to constant by this problem, then E inverse proportions to r. Okay, then we can remanage even upon u2 is equals to the r2 upon r1. Fine. Let come to the final conclusion. V1 is equals to v2. दोनों पे अगर आप वायर से जोड़ देते हैं इन दोनों को तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि v1 is equals to v2 या फिर v1 by v2 is equals to the is ratio is the 1 या फिर हम इसे कह सकते हैं कि v is equals to constant on both. But what about the electrical field is given here. What about the potentials on the bodies is given here. Well, fine. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो टॉपिक है इसमें हम ये आप समझ लीजिएगा कि जैसे हम लोग किसी चार्ज बॉडी को जब हम लोग किसी बॉडी को जब हम लोग चार्ज देते हैं, किसी बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो इसमें क्या है वॉल्यूम में जाना है. यहाँ पर चार्ज हो जा रहा है वो वॉल्यूम में जा रहा है. अभी तक किस में जा रहा था, या तो वो लेंथ में जा रहा था या वो सरफेस में जा रहा था, लेकिन इसमें कहाँ पे जा रहा है वॉल्यूम में जा रहा है. हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कि चार्ज इज गोइंग इनसाइड द वॉल्यूम. लाइक बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं. आपको जैसे किसी बॉटल में अगर आप वाटर को जैसे फिल करते हैं, किसी बॉटल में पानी को भरते हैं, वाटर को फिल करते हैं, तो एग्जैक्टली जैसे पानी उसके अंदर चला जाता है बॉटल के अंदर, वैसे ही चार्ज भी इस बॉडी के अंदर चला गया. आपके पास कोई बैलून है, स्फेरिकल बॉडी है, इस पर चार्ज देंगे तो ऐसे जा रहा है जैसे कि बॉटल के अंदर पानी जा रहा है. या इनफैक्ट जैसे कोई बैलून है या कोई बॉल है आपकी, उसमें क्या करते हैं उसमें सैंड भर देते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि सैंड इनसाइड चली गई, ऐसे चार्ज भी आपका इनसाइड चला गया. ये कोई स्फेरिकल है, ये कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसमें चार्ज देंगे वो भी अंदर चला जाएगा. इस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ज इनसाइड जा रहा है, उसके वॉल्यूम में जा रहा है. जो भी चार्ज देते हैं वो वॉल्यूम में जा रहा है. तो देखिए यहाँ पर हम इसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं इसको. ये जो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय द रो. ईच एंड एवरी बुक्स कॉमनली दे यूज्ड द रो. Charge density, volume charge density. Okay, in this situation what is the charge given is uniformly distributed over its volume. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने अगर इस बॉडी की बात करते हैं तो आप इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा. इसमें चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का कितना है 4/3 pi r cubes, और किसी सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए वॉल्यूम यूज करेंगे pi r square h. नेक्स्ट फिनिश्ड.